नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल जेएल अकाउंट्स क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे अपने जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए एग्ज़ाम के लिए जो अकाउंटेंसी का चैप्टर है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सेकंड, उसके जो एमसीक्यूज बन सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड, उनके बारे में। तो अपना जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो है विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक इज़ रिकॉर्डेड इन, मतलब बैंक से नकद की निकासी किस में दर्ज किया जाता है। मतलब बैंक से अपन ने कैश विड्रॉ किया, नकद की निकासी की है, नकद निकाले या अपन ने रोकड़ का विड्रॉल किया है, तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, किस हिसाब से दिखाते हैं। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, नगद कॉलम को नाम और बैंक कॉलम को जमा, मतलब डेबिट ऑफ कैश कॉलम एंड क्रेडिट ऑफ बैंक कॉलम। ऐसा क्यों कि अपना केस अपन ने विड्रॉ किया तो केस क्या अपनी असेट है वो बढ़ रही है, तो अपने को पता है नेचर असेट्स की डेबिट होना होती है, तो बढ़ रही है तो वो डेबिट होएगी। तो केस अपना बढ़ रहा है तो केस को अपन डेबिट कर देंगे, जबकि बैंक भी अपनी असेट है वो कम हो रही है तो इसको क्रेडिट अपन करेंगे क्योंकि बैंक अपना कम हो रहा है। फिर क्वेश्चन सेकंड है, ऑन 1 अप्रैल 2022 बैलेंस ऑफ कैश कॉलम ऑफ कैश बुक वाज ₹10,000 आफ्टर रिसीविंग ₹2,000 फ्रॉम अनिल, गिविंग ए चेक ऑफ ₹3,200 टू सुनील एंड मेकिंग पेमेंट ऑफ वेजेज ₹500। बैलेंस ऑफ कैश विल बी, मतलब 1 अप्रैल 2022 को नगद भाई के नगद कॉलम का केस 10,000 रुपये था। अनिल से 2,000 रुपये लेने और सुनील को 3,200 रुपये का चेक देने और 500 रुपये मजदूरी का भुगतान करने के बाद नगद शेष होगा। मतलब 1 अप्रैल 2022 को अपने जो नगद बही का जो शेष था वो 10,000 रुपये था। अपन ने अनिल से 2,000 रुपये ले लिए, अपने को नगद प्राप्त हुए, और सुनील को अपन ने 3,200 रुपये का चेक दे दिया और 500 रुपये की मजदूरी का भुगतान किया है। तो नगद शेष कितना होगा, अपना कैश बैलेंस क्या रहेगा। तो अपने को देखो 10,000 रुपये तो अपने पास था ही, उसके अलावा 2,000 रुपये अपने को अनिल से मिल गया तो 12,000 रुपये हो गए, जबकि अपन ने चेक दिया है किसी को सुनील को, तो उससे अपने केस बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बाकी 500 रुपये की मजदूरी चुकाई है तो वो 500 रुपये कम हो जाएंगे, तो 12,000 में से 500 रुपये कम हो जाएंगे तो 11,500 बचेंगे। तो यहाँ ऑप्शन ए आएगा 11,500। फिर क्वेश्चन थर्ड है, इट इज़ सिस्टम ऑफ पेइंग एडवांस इन बिगनिंग एंड रिम्बर्सिंग द अमाउंट स्पेंड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू द पेटी कैशियर, मतलब शुरुआत में अग्रिम भुगतान करने और समय पर छोटे खजांची को खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति करने की प्रणाली है। मतलब कौन सी सिस्टम ऐसा है या प्रणाली है जिसमें अपन एडवांस में भुगतान कर देते हैं और समय समय पर जो खजांची जो होगा अपना कैशियर होगा, पेटी कैशियर, वो जो खर्च करता है राशि उसकी रिम्बर्समेंट उसको किया जाता रहता है। तो ये सब कौन किसको कौन बोलते हैं, तो यहाँ आंसर जाएगा ऑप्शन ए आएगा, अग्रदाय प्रणाली, मतलब इम्प्रेस सिस्टम कहते हैं उसको, अग्रदाय प्रणाली कहते हैं, जिसमें पेटी कैश बुक बनती है जिसमें एडवांस दे दिया जाता है और उसमें से जो खर्चे होते रहते हैं उनका रिम्बर्समेंट उसको महीने दर महीने होता रहता है। फिर क्वेश्चन फोर्थ है, इट इज सिस्टम ऑफ पेइंग एडवांस इन बिगिनिंग ऑफ रिम्बर, ये क्वेश्चन वापस अपना रिपीट हो गया। फिर क्वेश्चन फिफ्थ है, नेम द ट्रांजेक्शन दैट इज़ रिकॉर्डेड इन बोथ साइड ऑफ कैश बुक साइमल्टेनियसली, मतलब उस लेन देन का नाम बताए जो रोकड़ बही के दोनों पक्षों में एक साथ दर्ज किया जाता है। मतलब उस ट्रांजेक्शन को क्या कहेंगे, उस लेन देन को क्या कहेंगे, जो रोकड़ बही मतलब अपने केस बुक के दोनों साइड में दोनों पक्षों में एक साथ रिकॉर्ड करते हैं अपन, दर्ज करते हैं। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन नया आएगा कॉन्ट्रा एंट्री, मतलब उसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं अपन, जिसमें दोनों साइड में केस बुक के डेबिट और क्रेडिट साइड में एक साथ एंट्री होती है। फिर क्वेश्चन सिक्स्थ है, परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन, मतलब उधार पर मशीनरी की खरीद को किस में दर्ज किया जाता है। मतलब उधार पर अपन ने कोई मशीनरी खरीदी है, क्रय की है, तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ दर्ज करेंगे। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा जनरल प्रॉपर, मतलब जनरल प्रॉपर में उसकी एंट्री की जाती है। अपन ने पहले ही बात कर ली थी कि जो उधार पे जो मशीनरी या सेट्स अपन खरीदते हैं उनकी एंट्री अपन जनरल प्रॉपर में करते हैं, उधार पे चाहे वो खरीदी हो चाहे उधार पर अपन ने वो बेची हो। फिर क्वेश्चन सेवंथ है, जो सेल रिटर्न बुक ऑलवेज हैज़ बैलेंस, मतलब विक्रय वापसी बही में हमेशा शेष होता है। मतलब जो विक्रय वापसी बही होगी, जो सेल्स रिटर्न बुक होगी, उसका जो बैलेंस रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा शेष कौन सा रहेगा। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन नया आएगा नाम, डेबिट शेष उसका रहेगा विक्रय वापसी का। ऐसा क्यों, विक्रय वापसी कब होती है, अपन जब कोई सेल्स करी हो और वो वापस अपने पास लौट के आ जाती है। तो जब सेल्स होती है तो उसको अपन क्या है, अपनी रेवेन्यू है तो उसको अपन क्या करेंगे, रेवेन्यू बढ़ती है तो उसको अपन क्रेडिट करते हैं। लेकिन अब जब वापसी हो जाती है, विक्रय वापसी होती है, तो सेल्स अपनी कम हो गई, एक तरह से ये माना जाएगा, अपनी रेवेन्यू जो है वो कम हो जाएगी, तो उसको अपन को कम करना पड़ेगा। तो जब अपनी रेवेन्यू कम होगी तो उसको अपन को डेबिट करना पड़ेगा, इस वजह से हमेशा इसका शेष जो रहेगा वो डेबिट ही रहेगा। फिर क्वेश्चन 8 है, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड इन केस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड बाई प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस केस,
मतलब यदि जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान मालिक द्वारा व्यवसायिक नकद से किया जाता है तो कौन सा खाता नाम किया जाएगा। मतलब जो LIC पॉलिसी होती है उसका प्रीमियम जो होगा, जीवन बीमा प्रीमियम, उसका भुगतान जो है ओनर जो होगा वो व्यवसायिक नकद से कर देता है, मतलब बिजनेस के केस से कर देता है। तो कौन सा खाता नाम किया जाएगा, कौन सा अकाउंट अपन डेबिट करेंगे। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, आयरन खाता, मतलब ड्राइंग्स अकाउंट होएगा। क्यों? क्योंकि उसने खुद के पर्सनल खर्चों का भुगतान बिजनेस के केस से किया, बिजनेस के में से किया है, जो उसकी जो संपत्तियाँ हैं उसमें से, तो यहाँ ड्राइंग्स कहलाएगी वो। फिर क्वेश्चन 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग में है बोथ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, मतलब इनमें से किसमें नाम और जमा शेष दोनों हो सकते हैं। मतलब जो अकाउंट आपको दिख रहे हैं, जो आपको दिख रहा है उसमें से कौन सी साइड का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, नकद बही का केवल बैंक कॉलम, मतलब ओनली बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। मतलब जो बैंक कॉलम होएगा कैश बुक का वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बैंक कॉलम जो होगा कैश बुक का वो डेबिट तो तब होएगा जब आपका बैलेंस बैंक में ज़्यादा हो, और क्रेडिट तब होएगा जब आपने विड्रॉ ज़्यादा कर लिया हो, बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लिया हो, लोन ले लिया हो, तो वो क्रेडिट होएगा। तो वो दोनों हो सकता है। जबकि कैश बुक का जो बैलेंस है, कैश साइड, वो कैश कॉलम वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्रेडिट नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता नेगेटिव में, मतलब कैश है या तो आपके पास जीरो बैलेंस है या फिर आपके पास पॉजिटिव में बैलेंस होगा। फिर क्वेश्चन 10 है, विच इज़ नॉट कॉन्ट्रा एंट्री इन द कैश बुक, मतलब निम्नलिखित में से रोकड़ बही में कॉन्ट्रा एंट्री की प्रविष्टि नहीं है। कौन सी नहीं कहलाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री किसकी नहीं होगी। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, व्यक्तिगत उपयोग के लिए बैंक से नकदी निकाली गई, मतलब कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, मतलब कि पर्सनल यूज़ के लिए कोई बैंक से नकदी निकाली जाती है तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती। बाकी बैंक में जमा की नकदी है, मतलब को कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, मतलब या फिर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से नकद निकाला गया हो या जमा किया गया हो, दोनों ही सूरत में कॉन्ट्रा एंट्री होती है, बशर्ते वो आहरण नहीं होना चाहिए, मतलब पर्सनल एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। फिर क्वेश्चन 11 है, ए क्रेडिट बैलेंस इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक सोल्ड, मतलब रोकड़ बही के बैंक कॉलम में जमा शेष दर्शाता है। मतलब कैश बुक का जो बैंक कॉलम होएगा उसका जो जमा शेष है, मतलब उसमें क्रेडिट बैलेंस बोल रहा है, तो वो क्या दिखा रहा है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, ओवरड्राफ्ट। मतलब कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसका भी डेबिट साइड होती है, क्योंकि बैंक को क्या होता है, अपने लिए असेट्स होती है, असेट्स की नेचर अपने को पता है, डेबिट होना होती है। लेकिन अगर वो नेगेटिव मतलब जमा शेष दिखा रहा है, क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो बैलेंस नेगेटिव है। नेगेटिव कब होएगा, जब आपने जितने जमा उससे ज़्यादा आपने निकाल रखे हैं बैंक से, तो ये ओवरड्राफ्ट होने की सिचुएशन में ही ऐसा होता है। फिर क्वेश्चन 12 है, द सेल्स रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स, मतलब विक्रय वापसी बही दर्ज करती है। जो विक्रय वापसी बही होगी उसमें क्या रिकॉर्ड किया जाता है, क्या दर्ज किया जाता है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, उधार पर बेचे गए माल की वापसी, मतलब उधार पर द रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, मतलब उधार पर कोई माल बेचा हो अपन ने और उसकी वापसी हो जाती है, मतलब जो बेचा हुआ माल वापस आ जाता है, तो उसकी एंट्री इसमें अपन करते हैं। फिर क्वेश्चन 13 था, डिपॉजिट ऑफ कैश इन बैंक इज रिकॉर्डेड इन, मतलब बैंक में नकदी जमा कराने पर किस में दर्ज किया जाता है। मतलब कि अपन ने कैश बैंक में जमा करवाया है, नकद जमा करवाई है बैंक में, तो उसकी एंट्री कहाँ करते हैं, किस हिसाब से करते हैं। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा, बैंक कॉलम को डेबिट और कैश कॉलम को क्रेडिट, मतलब जो डेबिट ऑफ बैंक कॉलम एंड क्रेडिट ऑफ कैश कॉलम। जो बैंक कॉलम होएगा उसको तो अपन डेबिट करेंगे, क्यों? क्योंकि बैंक क्या है अपने लिए, असेट है, और असेट जब अपन बैंक में जमा करा रहे हैं तो असेट्स बढ़ रही है, बैंक बढ़ रहा है अपना बैंक बैलेंस, तो उसको डेबिट करेंगे। और कैश अपन जो नगद जमा करा रहे हैं तो वो कम हो रहा है, तो वो भी असेट्स है और वो कम हो रही है, तो उसको अपन क्रेडिट करेंगे। फिर क्वेश्चन 14 है, कैश बुक इज़ ए टाइप ऑफ बट कैन बी ट्रीटेड एज ए ऑफ अकाउंट, मतलब रोकड़ बही एक प्रकार की है लेकिन इससे खाते की माना जा सकता है। मतलब रोकड़ बही को कौन सी प्रकार की उसको बही मानते हैं और इसे खाते की कौन सी बही मानते हैं। मतलब तो अगर ये एक बही के रूप में है तो इसको क्या मानेंगे, और ये खाते के रूप में है तो इसको क्या मानेंगे। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, सहायक पुस्तक और प्रधान पुस्तक। मतलब रोकड़ बही एक प्रकार की सहायक पुस्तक है, सब्सिडरी बुक होती है। जो कैश बुक होएगी वो सब्सिडरी बुक कहलाती है, लेकिन इसे खाते की, मतलब जो अकाउंट होएगा, खाता होएगा, कैश अकाउंट होएगा, उसकी क्या मानते हैं, इसको प्रिंसिपल बुक यानी प्रधान पुस्तक मानते हैं। इसमें पहले एंट्री होती है, उसके बाद कैश अकाउंट में इसको डालते हैं। फिर क्वेश्चन 15 था, द टोटल ऑफ कैश सेल्स बुक इज़ पोस्टेड टू, मतलब बिक्री बही का कुल योग कहाँ पोस्ट किया जाता है, कहाँ दर्ज किया जाता है, कहाँ दिखाते हैं उसको। सेल्स बुक का जो भी टोटल आएगा, जो भी कुल योग होगा उसको कहाँ दिखाएंगे। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, बिक्री खाते क्रेडिट में। मतलब बिक्री खाता जो होगा अपना सेल्स अकाउंट जो होगा, क्रेडिट ऑफ द सेल्स अकाउंट, उसके क्रेडिट में अपन दिखाते हैं।
फिर क्वेश्चन 16 केस बुक कैन नॉट हैव नेगेटिव बैलेंस, दैट इज पेमेंट्स कैन नॉट बी कैश इन हैंड। मतलब केस बुक में नकारात्मक शेष नहीं हो सकता, यानी भुगतान हस्तगत रोकड़ से क्या नहीं हो सकता, मतलब आपके पास जो केस बुक है उसका कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता अपनी जो नगद बही है उसका। इसका मतलब क्या होता है कि जो भुगतान है वो अपने एक रकद से, जो अपने पास नगद है अपने हाथ में केस है, उससे क्या नहीं हो सकता। तो यहाँ आंसर जाएगा ऑप्शन ए आएगा मोर देन, मतलब से अधिक, मतलब जितने आपके पास केस है उससे ज़्यादा आप भुगतान नहीं कर सकते केस में। तो ये कभी भी आपका हस्तगत रोकड़ जो है उससे ज़्यादा भुगतान नहीं हो सकता है। फिर क्वेश्चन 17 है व्हेन ए चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक इज डिसऑनर्ड इट विल बी रिकॉर्डेड इन केस बुक इन। मतलब जब बैंक में जमा किया गया चेक अनादरित हो जाता है तो उसे रिकॉर्ड बही में दर्ज किया जाएगा। मतलब अपन ने किसी को चेक दिया, उसने अपन ने चेक जमा कराने के लिए भेजा, बैंक में डिपॉजिट करवाने के लिए भेजा और वो अनादरित हो गया, डिसऑनर हो गया, मतलब वो बैंक ने उसको अपने खाते में जमा नहीं किया, और तो इसे रोकड़ बही में किस हिसाब से अपन दर्ज करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसको। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा क्रेडिट पक्ष पर बैंक कॉलम में, मतलब बैंक कॉलम ऑन क्रेडिट साइड। मतलब अपन ने जब इसको चेक जमा कराने के लिए भेजी होगी तो अपन ने बैंक कॉलम को बढ़ा दिया होगा कि अपन ने मान लिया कि भाई अपना बैंक बैलेंस बढ़ गया है, क्योंकि एसेट्स होती है बैंक और वो बढ़ गया तो अपन उसको डेबिट कर दिए होंगे। लेकिन जब ये डिसऑनर हो गया, इसने जमा नहीं हुआ, तो अपने को रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। मतलब बैंक को अपन ने बढ़ा रखा है, अब बैंक कम हो गया अपना, तो उसको अपन को क्रेडिट करना पड़ेगा बैंक कॉलम को। फिर क्वेश्चन 18 था एक कंपाउंड जनरल एंट्री, मतलब एक मिश्रित जनरल प्रविष्टि। जो कंपाउंड एंट्री होती है, मिश्रित जनरल प्रविष्टि होती है, वो क्या होती है, किस हिसाब से करते हैं। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा बराबर डेबिट और क्रेडिट होता है, मतलब हैज इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब कि डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों बराबर होती है। फिर क्वेश्चन 19 था लेजर इज प्रिपेयर्ड फॉर्म, मतलब खाता भी तैयार किया जाता है। तो जो खाता भी अपन लेजर बनाते हैं, खाता भी बनाते हैं, वो किससे तैयार करते हैं, किससे प्रिपेयर करते हैं। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा रोज नामचा से, मतलब फ्रॉम जनरल, मतलब जनरल जो होती है अपनी रोज नामचा होता है, उससे जो एंट्रियाँ की हुई होती है उसके हिसाब से अपन खाता भी तैयार करते हैं। फिर क्वेश्चन 20 है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द नेट अमाउंट फ्रॉम द टोटल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम इन ए लेजर इज नोन एज, मतलब खाता बही में डेबिट और क्रेडिट कॉलम के योग से शुद्ध राशि ज्ञात करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। मतलब जो अपनी खाता बही होती है, लेजर होती है, उसका जो डेबिट और क्रेडिट के साइड का जो टोटल है उससे जो नेट अमाउंट अपन निकालते हैं, उनका जो बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, उसकी जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसको क्या कहते हैं अपन। ध्यान से जो आएगा ऑप्शन दे आएगा बैलेंसिंग, मतलब बैलेंसिंग उसमें मतलब उसको बैलेंस निकालना, उसको अपन ये कहते हैं। फिर क्वेश्चन 21 है द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न जनरल इज पोस्टेड टू, मतलब विक्रय वापसी जनरल का कुल योग कहाँ दर्ज किया जाता है। जो विक्रय वापसी भई होती है उसका जो टोटल होगा कुल दर्ज, उसको कहाँ अपन दिखाते हैं। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा बिक्री रिटर्न खाता में, मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट होएगा उसमें अपन इसको दिखाते हैं। फिर क्वेश्चन 22 है द टोटल द अमाउंट ब्रॉट इनटू द बिजनेस बाय प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू, मतलब स्वामी द्वारा व्यवसाय में लाई गई राशि जमा की जानी चाहिए। मतलब कोई भी जो ओनर होगा, बिजनेस का स्वामी होगा, वो व्यवसाय में बिजनेस में कोई भी राशि लाता है, केस लाता है, तो अमाउंट लाता है, तो उसको कहाँ अपन जमा करेंगे, कहाँ उसको क्रेडिट करेंगे, कहाँ दिखाएंगे। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा पूंजी खाता, मतलब कैपिटल अकाउंट में उसको अपन दिखाते हैं, जमा करेंगे उसको एक तरह से व्यवसायी को भी अपन क्रेडिटर मानते हुए उसके कैपिटल अकाउंट में उसको दिखा देते हैं कि वो भी अपने को चुकाना है वापस कभी ना कभी। क्वेश्चन 23 है इफ राम हैज सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू परम द एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द, मतलब यदि राम ने परम को नगद में सामान बेचा है तो प्रविष्टि कहाँ दर्ज होगी। मतलब राम ने कोई परम को नगद में कोई सामान बेच दिया है, कोई गुड्स बेचा है, केस लेके सामान बेचा है, तो उसकी एंट्री कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ दर्ज करेंगे, कहाँ उसको दिखाएंगे अपन। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ए आएगा केस बही, मतलब केस बुक जो होगी नगद बही जहाँ होगी उसमें अपन दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ नगद में सामान बेचा है। अगर ये उधार में बेचा होता तो ये परचेज बुक में आता, सेल्स बुक में आता। फिर क्वेश्चन 24 है गुड्स आर स्टोर्ड इन, मतलब सामान जो होता है वो संग्रहित किया जाता है, वो कहाँ रखा जाता है जो सामान होता है किसी भी बिजनेस का। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा गोदाम, मतलब वेयर हाउसेज जो होते हैं उसमें वो सामान रखा जाता है। फिर क्वेश्चन 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन केस बुक, मतलब निम्नलिखित में से क्या रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया जाता है। मतलब जो रोकड़ बही होगी, जो केस बुक होती है, उसमें क्या रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्या दर्ज नहीं करते। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा उपरोक्त सभी, मतलब सारी जो एंट्रियाँ होंगी, सारे जो लेन देन होंगे उनको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नगद बही में क्या क्या ट्रेड डिस्काउंट, मतलब जो व्यापारिक छूट होता है, इसको अपन ने पहले ही बात की, नगद जो लागत होती है उसमें से माइनस करके दिखाते हैं। बैड डेट्स होंगे उनको भी अपन इसमें नहीं दिखाते हैं, ये अपनी जनरल प्रॉपर में जाते हैं। क्रेडिट परचेजेज जो होगी, उधार में जो खरीद करते हैं अपन सामान की, या चाहे
सामान की उधार परचेजेज होगी वो परचेजेज अकाउंट में जाएगी, और अगर मशीनरी या असेट्स की कोई परचेजेज होती है वो जनरल प्रॉपर में जाती है, रोकड़ बही में नहीं आती है। फिर क्वेश्चन 26 है, गुड्स परचेज फॉर कैश आर रिकॉर्डेड इन द, मतलब नगद में ख़रीदा गया सामान इसमें दर्ज किया जाता है। मतलब नगद में कोई सामान ख़रीदा अपन ने, गुड्स परचेज किया है कैश देके, तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे अपन, कहाँ दर्ज करेंगे उसको। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, केस बुक। मतलब केस बही जो होती है अपनी नगद बही जो होगी उसमें अपन इसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि नगद में अपन ने सामान खरीदा है। फिर क्वेश्चन 27 है, ऑन 1 मई 2020 केस बुक बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस वाज ₹2000 ऑन डिपॉजिटिंग ₹10,000 इनटू बैंक एंड गिविंग ए चेक ऑफ ₹7200 फॉर रेंट द बैलेंस विल बी। मतलब 1 मई 2020 को केस बुक बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस 2000 रुपये था, ₹10,000 बैंक में जमा कराने पर और किराया के लिए 7200 रुपये का चेक दिया, तो शेष राशि क्या होगी। मतलब अपने केस बुक का जो बैंक कॉलम है उसमें ऑर्डर आप दिख रहा है 2000 रुपये का, इसका मतलब ये हो गया अपन ने बैंक से ज़्यादा रुपए निकलवा रखे हैं, जितने जमा थे उससे ज़्यादा अपन ने 2000 रुपये ज़्यादा निकलवा रखे हैं, और 10,000 रुपये का अपन ने चेक जमा कराने के लिए बैंक में भेज दिया, और 7200 रुपये का चेक अपन ने किराए के लिए दे रखा है। तो शेष राशि क्या होगी, बैलेंस क्या होगा। तो देखो माइनस में बैलेंस चल रहा था अपने 2000 रुपये, अपन ने 10,000 रुपये जमा करा दिए, तो अपना बैलेंस क्या आ गया पॉजिटिव में 8,000 रुपये, कि 2,000 रुपये तो वो एडजस्ट हो गए माइनस में जो थे, और 10,000 रुपये में से फिर 8,000 अपने पॉजिटिव में बच गया। अब लेकिन 8,000 रुपये में से भी अपन ने चेक दे दिया किराए के लिए, रेंट के लिए 7200 रुपये का, तो अपने पास बैलेंस क्या बच गया 800 रुपये। अब 800 रुपये की साइड में बचेगा, बैंक में अपने पास पॉजिटिव बैलेंस है, और पॉजिटिव बैलेंस कौन सा होगा बैंक के हिसाब से, डेबिट बैलेंस होएगा, केस बुक की अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, ₹800 डेबिट, मतलब नाम शेष रहेगा 800 रुपये। फिर क्वेश्चन 28 है, इम्प्रेस्ड अमाउंट ₹5,000 what will be the amount of reimbursement if the following expense were incurred by the petty cashier during the month. Wages ₹1450, tiffin ₹1050, small repairs ₹500, general expenses ₹400। मतलब अगर दाय राशि ₹5,000 थी, मतलब अपन ने इम्प्रेस जो अमाउंट थी वो ₹5,000 थी। प्रतिपूर्ति की राशि क्या होगी, मतलब रिम्बर्समेंट की अमाउंट क्या होगी, क्षतिपूर्ति जो अपन उसको देंगे वापस उसको चुकाएंगे वो क्या रहेगी। अगर महीने के दौरान कोई खर्च कैशियर ने जो खर्चे किए हैं वो है मजदूरी 1450 रुपये की चुकाई है उसने, टिफिन के कुछ चार्जेस हैं वो 1050 रुपये लगे हैं, छोटी मरम्मत के 500 रुपये लगे हैं, और सामान्य खर्च जो है वो 400 रुपये लगे हैं। तो जो महीने की जो इसको रिम्बर्समेंट होगा पेटी कैशियर वो कितना होएगा। तो यहाँ जो आंसर आएगा ऑप्शन द आएगा, ₹3400, मतलब ₹3400 रुपये का उसको रिम्बर्समेंट होएगा। वो कैसे होएगा, देखो यहाँ उसका खर्चा कितना हो गया 1450 प्लस 1050, तो ये तो आपके हो गए 2500 रुपये, 2500 में 500 रुपये की मरम्मत हो गए, तो ये हो गए 3000 रुपये, और 3000 में 400 रुपये ये सामान्य खर्च और दे दिया, तो 3400 रुपये का उसको खर्चा हो गया। मतलब 5000 रुपये में से उसने 3400 रुपये का पेमेंट कर दिया। अब उसके बाद 1600 रुपये ही बचे हैं, तो बाकी के जो 3400 रुपये और हैं वो और उसको दे देंगे, ताकि वापस उसके बाद जो एडवांस है वो 5000 रुपये हो जाएगा, तो इसलिए 3400 रुपये का उसको रिम्बर्समेंट होएगा। फिर क्वेश्चन 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ ए बुक ऑफ जनरल एंड लेजर, मतलब इसमें से कौन सा रोजनामचा और खाता बही दोनों की पुस्तक है। मतलब कौन सी बुक जो बही है रोजनामचा की भी, मतलब जनरल की भी मानी जाती है, और खाता बही यानी लेजर की भी मानी जाती है, दोनों में शामिल होती है। वो कौन सी है, तो यहाँ से जाएगा ऑप्शन आएगा केस बुक, मतलब जो कि नगद बही होती है वो दोनों मानी जाती है, रोजनामचा की भी पार्ट मानी जाती है और खाता बही की भी। फिर क्वेश्चन 30 है, द सेल्स बुक, मतलब विक्री बही क्या होती है, क्या मानते हैं उसको। यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, रोजनामचा का एक हिस्सा है, मतलब ये पार्ट ऑफ जनरल, मतलब जनरल का ही पार्ट है, मतलब जो सहायक भैया होती है उसका ही पार्ट माना जाता है। जैसे सहायक भैया की जो 8 प्रकार अपन ने देखे थे उसी का ही एक पार्ट है ये। फिर क्वेश्चन 31 है, सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च विल अपीयर इन साइड ऑफ केस बुक, मतलब मार्च माह का बकाया वेतन रोकड़ बही के किस पक्ष में आएगा। मतलब कोई मार्च महीने का जो वेतन है वो बकाया चल रहा है, अपन ने ड्यू चल रहा है, अपन ने पेमेंट नहीं किया, उसका बकाया है वो, तो वो कहाँ दिखाया जाएगा रोकड़ बही के कौन से पक्ष में दिखाया जाएगा, कौन सी साइड में उसको अपन दिखाएं। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, नन ऑफ द वो, मतलब किसी भी साइड में उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब किसी भी साइड में उसको नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उसमें अपन ने अभी पेमेंट नहीं किया, और रोकड़ बही में जब तक पेमेंट या रिसीव नहीं होता तब तक अपन रोकड़ बही में कोई एंट्री नहीं करते हैं। फिर क्वेश्चन 32 है, रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर इज रिकॉर्डेड इन, मतलब ग्राहक द्वारा माल की वापसी को इसमें दर्ज किया जाता है। मतलब किसी ने ग्राहक ने अपने से माल खरीदा तो उसने वापस उसको लौटा दिया, माल की अपने को वापसी हो गई, तो इसकी एंट्री कहाँ करेंगे, कहाँ दर्ज करेंगे। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा बिक्री वापसी बही, मतलब सेल्स रिटर्न बुक में उसको अपन दिखाते हैं।
फिर क्वेश्चन 33 है, इफ द डेबिट एज वेल एज क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द केस बुक इट इज़ कॉल्ड। मतलब यदि किसी लेन देन के डेबिट और क्रेडिट पहलुओं को रोकड़ में दर्ज किया जाता है तो इसे आ जाता है, मतलब कोई भी लेन देन अपन करेंगे तो एक साथ जो उसकी एंट्री होएगी वो अपन डेबिट और क्रेडिट साइड, मतलब दोनों साइड अपन एक साथ करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, तो अपन ने पहले बात कर ली, इसको अपन कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। फिर क्वेश्चन 34 है, मोहित पेड ₹9800 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹10,000 डिस्काउंट अलाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन। मतलब मोहित ने उसके खाते ₹10,000 के निपटान में ₹9800 का भुगतान किया, अनुमत छूट को किस में दर्ज किया जाएगा। मतलब ₹10,000 अपन मोहित से मांगते थे, उसने पूरे सेटलमेंट मतलब पूरा निपटान करने के रूप में सिर्फ ₹9800 का ही भुगतान किया, मतलब 10,000 की जगह ₹9800 ही उसने दिए हैं और अपना खाता बंद करवा दिया। तो ये जो डिस्काउंट अलाउड है ये अपन कहाँ दर्ज करेंगे, कहाँ इसको दिखाएंगे, कहाँ इसकी एंट्री होएगी जो अपने ₹200 की है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बी आएगा जनरल। ये जनरल प्रॉपर में आएगी, एक्चुअली ये जनरल नहीं, सिर्फ जनरल प्रॉपर एंट्री आएगी। ये जनरल जो अपन डिस्काउंट वगैरह है ये एंट्रियाँ जो अपन करते हैं ये जनरल प्रॉपर में करते हैं। क्वेश्चन 35 है, ड्राइंग्स फॉल्स अंडर विच अकाउंट। मतलब आहरण किस खाते के अंतर्गत आता है। मतलब जो आहरण होएगा जो ड्राइंग्स की जाती है मालिक द्वारा वो कौन से खाते में आता है, किस खाते का पार्ट वो माना जाता है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन आएगा व्यक्तिगत खाता, मतलब पर्सनल अकाउंट में माना जाता है आहरण जो होगा, ड्राइंग्स को पर्सनल अकाउंट मानते हैं। फिर क्वेश्चन 36 है, द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑलवेज शोज ए बैलेंस। मतलब रोकड़ बही की बैंक शेष कॉलम में सदैव शेष दर्शाया जाता है। मतलब जो कैश बही होगी अपनी जो नकद बही होगी इसमें जो बैंक बैलेंस होगा, जो बैंक शेष आपको अपने को दिख रहा होगा कॉलम का, वो कैसा शेष हो सकता है कि बैलेंस किस हिसाब से हो सकता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन सही आएगा, या तो डेबिट या क्रेडिट। मतलब वो आइदर डेबिट और क्रेडिट, मतलब वो डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है। अपन ने पहले बात करी थी अगर बैंक में रुपये ज़्यादा जमा है तो वो डेबिट रहेंगे, और जितने जमा उससे ज़्यादा अपन ने निकलवा रखे हैं तो क्रेडिट जमा रहेगा, क्रेडिट शेष रहेगा, जमा शेष उसका रहता है। क्वेश्चन 37 है, द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस इज। मतलब लेखांकन प्रक्रिया में पहला चरण है, मतलब जो लेखांकन प्रक्रिया होती है उसकी सबसे पहला चरण क्या कहलाता है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन सही आएगा पहचान, आइडेंटिफिकेशन। मतलब सबसे पहले पहचान की जाती है लेन देनों की, कौन सा बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं, उस हिसाब से उनकी फिर आगे प्रोसेस होती है। फिर क्वेश्चन 38 द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑलवेज शोज ए बैलेंस। मतलब रोकड़ बही के बैंक शेष कॉलम में सदैव शेष दर्शाया जाता है। जो बैंक कॉलम का शेष होएगा ये अपन ने पहले भी बात कर ली, वो आइदर डेबिट और क्रेडिट, मतलब या तो वो डेबिट रहेगा या क्रेडिट रहेगा, तो दोनों में से कोई सा भी वो बैलेंस उसका रह सकता है। फिर क्वेश्चन 39 है, डेबिट बैलेंस ऑफ ₹10,000 इन कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक शोज दैट। मतलब बैंक कैश बुक के कैश कॉलम में ₹10,000 का डेबिट शेष से पता चलता है। मतलब जो अपनी नगद बही है उसका जो नगद खाता नगद कॉलम है, जो कैश कॉलम है उसमें ₹10,000 का डेबिट शेष डेबिट बैलेंस अपने को दिख रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे क्या साबित होता है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा ₹10,000 से प्राप्त राशि भुगतान की गई राशि से अधिक है। मतलब द अमाउंट रिसीव्ड एक्सीड द अमाउंट पेड बाय ₹10,000। मतलब जितनी राशि अपने को प्राप्त हुई भुगतान की अपन ने जितनी राशि उससे जो प्राप्त हुई है वो राशि ₹10,000 से ज़्यादा। मतलब जैसे अपन को ₹50,000 अपन ने भुगतान किए हैं तो ₹60,000 अपने को प्राप्त हुए हैं, ये पता चलता है ₹10,000 से डेबिट से इसका मतलब। फिर क्वेश्चन 40 है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिलेटेड टू हाइब्रिड है और मिक्स सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। मतलब लेखांकन की हाइब्रिड या मिश्रित प्रणाली से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। मतलब हाइब्रिड या मिश्रित प्रणाली जो होती है, जो सिस्टम होता है लेखांकन का, उससे कौन सा कथन सत्य है, स्टेटमेंट जो है वो सही कौन सा है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, राजस्व और संपत्ति नकद आधार पर दर्ज की जाती है। मतलब रेवेन्यू एंड असेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस। मतलब जो अपनी रेवेन्यू होगी, जो आय होगी अपनी, और या जो संपत्तियां होगी वो अपन नकद आधार पर दर्ज करेंगे। मतलब जब अपन उनका नकद में पेमेंट कर देंगे या नकद में उनको रिसीव कर लेंगे तभी उनका अपन दर्ज करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं इसमें। बाकी एक्सपेंडिचर को तो उनको ड्यू होते ही अपन उनकी एंट्री कर लेते हैं। मतलब 3 बेसिस होते हैं, एक अपने अक्रूवल बेसिस हो गया, एक कैश बेसिस हो गया, एक मिक्स वाला होता है। ये तो जो कैश बेसिस होता है उसमें तो जब खर्चा होता है या अपने को रेवेन्यू रिसीव होती है तभी अपन उसको दर्ज करते हैं, और जो अपना एक्रूवल बेसिस होता है उसमें तो ड्यू होते ही या आउटस्टैंडिंग होते ही अपन उसको एंट्री कर लेते हैं। सिर्फ मतलब पेमेंट हो नहीं हो उसमें अपन वो नहीं देखते हैं। जबकि मिक्स में अपन ये देखते हैं कि रेवेन्यू के रूप में तो अपन एक्रूवल बेसिस यूज़ करते हैं, मतलब बकाया हो रेवेन्यू जब अपने को केस में प्राप्त होगी तभी अपन उसको
काम लेंगे, मतलब रिकॉर्ड करेंगे। बाकी एक्सपेंडिचर या लॉसेज जो होंगे वो अगर अपने को दिख भी रहे होंगे, चाहे वो हुए नहीं हो, तो भी अपन उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन 41 है क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर सेल भी रिकॉर्डेड इन, मतलब फर्नीचर की क्रेडिट खरीद मतलब उधार खरीद को किस में दर्ज किया जाएगा, कहाँ उसको अपन रिकॉर्ड करेंगे। उधार में अपन ने को फर्नीचर खरीदा है, तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा जनरल प्रॉपर, मतलब जनरल प्रॉपर में उसकी एंट्री अपन करते हैं। फिर क्वेश्चन 42 है विच अकाउंटिंग मेथड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013, मतलब कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा किस लेखांकन पद्धति को मान्यता दी गई है। कौन सी अकाउंटिंग मेथड है, लेखांकन पद्धति है जिसको कंपनी अधिनियम 2013 मान्यता देता है, उसको ऑथोराइज करता है, उसको अप्रूव कर रखा है उसने, उसको रिकॉग्नाइज वो करता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन नया आएगा अक्रूवल बेसिस, मतलब उपार्जन आधार, जिस पर अपन ने अभी बात करी थी, जो उपार्जित आधार पर मतलब ड्यू या आउटस्टैंडिंग होते हैं उनकी एंट्री कर लेना। फिर क्वेश्चन 43 है विच ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड इन परचेज अकाउंट, मतलब क्रय खाते में कौन से लेन देन पोस्ट किए जाते हैं, दर्ज किए जाते हैं, और क्रय खाते में कौन से अपन लेन देन ट्रांजेक्शन्स दिखाते हैं। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ब आएगा नगद और उधार खरीद, मतलब कैश एंड क्रेडिट परचेज। अपन बात करें क्रय खाते की, परचेज अकाउंट और परचेज बुक दोनों अलग है। परचेज बुक में सिर्फ उधार खरीद की बात होती है, उधार खरीद पे जो भी सामान उधार खरीदा जाएगा सिर्फ उसकी एंट्री होती है। लेकिन क्रय खाते में, परचेज अकाउंट में कैश और क्रेडिट सामान की, चाहे वो नगद में हो चाहे उधार में खरीद हो, दोनों की एंट्रियाँ वही की। फिर क्वेश्चन 44 है रिकॉर्डिंग इज मेड इन जनरल प्रॉपर ऑफ, मतलब जनरल प्रॉपर में रिकॉर्डिंग की जाती है, मतलब जनरल प्रॉपर में किस किस की अपन एंट्रियाँ करते हैं, कौन कौन सी एंट्रियाँ उसमें आती है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, ये सभी मतलब ऑल ऑफ दीज, मतलब सारी एंट्रियाँ जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड की जाती है। क्या क्या ओपनिंग एंट्रीज, मतलब जो प्रारंभिक प्रविष्टियाँ जो साल के प्रारंभ में की जाती है, जो पिछले साल के बैलेंस को इस साल में लाने के लिए की जाती है, या क्लोजिंग एंट्रियाँ, मतलब इस साल का जो बैलेंस है उसको अगले साल ले जाने के लिए जो एंट्रियाँ होती हैं, अंतिम प्रविष्टियाँ या एडजस्टमेंट एंट्रियाँ जो है समायोजन प्रविष्टियाँ होगी, उनको सबको जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाता है। फिर क्वेश्चन 45 है व्हाट आर द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब लेखांकन के आधार क्या है, क्या क्या आधार होते हैं, क्या क्या लेखांकन के तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, ये अपन ने पहले ही बात कर ली। ये सभी मतलब ऑल ऑफ दीज, मतलब अक्रूवल बेसिस मतलब उपार्जन आधार हो सकता है, केस बेसिस मतलब नगद आधार हो सकता है, या मिक्स बेसिस या हाइब्रिड बेसिस भी हो सकता है, जिसको मिश्रित आधार कहते हैं, ये अपन पहले बात कर चुके हैं। फिर क्वेश्चन 46 है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड इनटू द जनरल प्रॉपर, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन जनरल प्रॉपर में दर्ज किया जाएगा, मतलब जनरल प्रॉपर में कौन सी एंट्री अपन करेंगे, कौन से ट्रांजेक्शन को अपन शो करेंगे, उसको दर्ज करेंगे। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा किसी त्रुटि का सुधार, मतलब करेक्शन ऑफ एन एरर, मतलब कोई त्रुटि हो जाती है उसका अपन सुधार करते हैं, एरर का करेक्शन करते हैं, तो वो एंट्री जनरल प्रॉपर के थ्रू की जाएगी, उसमें दर्ज करेंगे अपन। फिर क्वेश्चन 47 है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट मीन्स, मतलब खाते का शेष का अर्थ है, मतलब अपन किसी खाते का शेष निकालते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, क्या इसको कहेंगे अपन। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा डेबिट और क्रेडिट के कुल योग में अंतर, मतलब डिफरेंस इन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब किसी भी खाते का डेबिट यानी नाम पक्ष और क्रेडिट यानी जमा पक्ष में जो भी डिफरेंस होएगा, जो भी अंतर होएगा कुल योग में, उसको खाते का शेष कह लेंगे। फिर क्वेश्चन 48 है द अमाउंट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम डेटर इज, मतलब वह राशि जो देनदारों से वसूल नहीं की जा सकती है, मतलब अपन देनदारों से कुछ राशि मांगते हैं अपनी, उसको दे मतलब उनसे लेनी है, अपने को वसूली करनी है उनकी अपने डेटर से, उसमें से अगर कोई वसूली नहीं हो पाती है कुछ अमाउंट की, तो उसको क्या कहेंगे, क्या कहलाएगी वो राशि। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा अशोध्य ऋण, मतलब जिसको डूबत ऋण भी कहते हैं, बैड डेट्स जो कहलाती है कि जो राशि अब प्राप्त नहीं होगी अपने डेटर्स से, तो वो डूबत ऋण कहलाती है। फिर क्वेश्चन 49 है रिकॉर्डिंग इज मेड इन परचेज बुक, मतलब क्रय बही में रिकॉर्डिंग की जाती है, दर्ज की जाती है, कौन सी जो परचेज बुक में अपन एंट्रियाँ करेंगे वो किस हिसाब से करेंगे। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ए आएगा व्यापारिक छूट कम करने के बाद, मतलब आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, मतलब जो ट्रेड डिस्काउंट अपन देंगे क्रेता को जो अपने से खरीद रहा है उसको अपन जो छूट देंगे, व्यापारिक छूट देंगे, उसको कम करके अपन उसमें एंट्री करते हैं। फिर क्वेश्चन 50 है ओपनिंग एंट्री इज रिकॉर्डेड, मतलब आरंभिक प्रविष्टि जो होगी, प्रारंभिक प्रविष्टि भी कहते हैं जिसको, वो कहाँ दर्ज की जाती है, कब दर्ज करते हैं उसको। आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा लेखांकन वर्ष की शुरुआत, मतलब इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, मतलब जैसे लेखांकन वर्ष शुरू होता है वो अपन आरंभिक प्रविष्टियाँ करते हैं। मतलब आरंभिक प्रविष्टियाँ कब होती है, पिछले साल का जो बैलेंस होता है खातों का, उनको वापस इस साल की जो लेखों में लाने के लिए जो एंट्रियाँ होती है वो
प्रारंभिक प्रविष्टियाँ कहलाती है, तो वो लेखांकन वर्ष के शुरू होते ही की जाती है। फिर क्वेश्चन 51 है, सच ट्रांजेक्शन फॉर विच नो सेपरेट सब्सिडी बुक्स आर मेंटेड आर रिकॉर्डेड। मतलब ऐसे लेन देन जिसके लिए कोई अलग सहायक पुस्तकें नहीं रखी जाती है, जैसे उन्हें इसमें दर्ज किया जाता है। मतलब जो अपने 8 सहायक भैया हैं, जो सब्सिडी बुक है उसमें अगर कोई ट्रांजेक्शन को अपन रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो उसके अलावा जो ट्रांजेक्शन मिल जाते हैं उनको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कहाँ दिखाएंगे अपन, तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ब आएगा जनरल प्रॉपर में। जनरल प्रॉपर में जो सहायक भैयों में किसी में उनकी ट्रांजेक्शन्स की एंट्री नहीं हो पाती है, उनको जनरल प्रॉपर में अपन दिखाते हैं। तो साथियों यहाँ जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं एमसीक्यूज एग्जाम से रिलेटेड, वो मैंने कवर करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर हाजिर हूँगा नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज, तब तक प्लीज़ वेट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मेरे वीडियो की इंतजार कीजिएगा और अपने YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जैसे वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।